तो खैर एक अलग बात है। राजा कहना जो एक पुराना शब्द होता था, राजे रजवाड़े तो खैर खत्म हो गए, लेकिन आप अगर उसे उस चीज को देखते हैं तो कोई बात नहीं। वैसे अगर आज की डेट में अगर वो राज कर रहे हैं तो उन्हें राजा कह सकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं अपने आप को राजा घोषित करना। आपने नहीं चुना क्या? नहीं, जनता ने चुना। जनता को आप चुनने के बावजूद भी बिल्कुल मानते हैं कि जनता ने चुना है, लेकिन वो अपने आप को राजा कहलवाना ज्यादा पसंद करते हैं। आपने उनकी थोड़े दिन पहले की पिछले साल की एक वीडियो देखी होगी ना, कैसे वो चल रहे थे सेंगोल लेके चल रहे हैं। साथ में उनके सारे तमिल तेलुगु वाले जो ब्राह्मण थे वो साथ में उनके मंत्रोच्चार करते हुए चल रहे थे। लोग अत्याचार कर रहे हैं उनके खिलाफ, आप आवाज उठा के देख दीजिए। आप अंदर जाएंगे, सिर्फ एक दिल्ली को छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी दिल्ली अभी तक काफी हद तक सुरक्षित है इस मामले में। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ के जो भी हरकत होगी वो दूर तक जाती है। लेकिन आके वहाँ पे मिड डे मील की कवरेज कर लीजिए। जब आप सूखी रोटी और नमक के साथ रोटी खाते हुए बच्चों को दिखाएंगे ना, अगले दिन आप जेल के अंदर होंगे। और झूठ नहीं बोल रहा, ये बात सच्ची है। जिस पत्रकार ने बात उठाई थी, आपको याद है ना, उस पत्रकार को जेल में डाल दिया था कि शासन के खिलाफ जो दुष्प्रचार कर रहा है। याद है ना आपको, मिड डे मील की जब उसने उठाई थी, ये मुद्दा उठाया था। अंकिता भंडारी हत्याकांड आपको याद है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था, उसकी आवाज उठाने के लिए उसके माता पिता जो है उन्होंने न्याय की आवाज उठाने के लिए धरने पे बैठे। उनका साथ एक आशुतोष नाम के पत्रकार ने दिया। उस पत्रकार को पुलिस उठा के ले गई और उसके कपड़े उतरवा के सिर्फ अंडरवियर में उसे घुटनों में बैठा के उसकी फोटो खींची गई और वो सर्कुलेट करी गई। कसूर क्या था उसका? पीड़ितों का साथ दे रहा था वो। अंकिता भंडारी के हत्याकांड में अभी तक उसके लोगों को सजा नहीं मिली। अभी तक एक्यूज ही तय नहीं हुए कि वास्तव में अभियुक्त थे तो थे कौन। तो आप बताइए, डर का माहौल है या नहीं है? कौन सा मुद्दा नहीं उठाया, बता दिए। कौन सा जनता का मुद्दा आज कांग्रेस ने नहीं उठाया? अगर आप मुद्दे की बात करते, क्या महंगाई का मुद्दा नहीं उठाया? क्या ईवीएम का मुद्दा नहीं उठाया? क्या उन्होंने कायरता का मुद्दा नहीं उठाया? उन्होंने साफ साफ बात कही कि मोदी जी कायर हैं और कायरों का राज ज्यादा टाइम तक नहीं चलता। तो क्या ये बात सच नहीं है? क्या मोदी जी राजा है देश के? राजा और वो तो खैर एक अलग बात है। राजा कहना जो एक पुराना शब्द होता था, राजे रजवाड़े तो खैर खत्म हो गए, लेकिन आप अगर उसे उस चीज को देखते हैं तो कोई बात नहीं। वैसे अगर आज की डेट में अगर वो राज कर रहे हैं तो उन्हें राजा कह सकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं अपने आप को राजा घोषित करना। आपने नहीं चुना क्या? नहीं, जनता ने चुना। जनता को आप चुनने के बावजूद भी बिल्कुल मानते हैं कि जनता ने चुना है, लेकिन वो अपने आप को राजा कहलवाना ज्यादा पसंद करते हैं। आपने उनकी थोड़े दिन पहले की पिछले साल की एक वीडियो देखी होगी ना, कैसे वो चल रहे थे सेंगोल लेके चल रहे हैं। साथ में उनके सारे तमिल तेलुगु वाले जो ब्राह्मण थे वो साथ में उनके मंत्रोच्चार करते हुए चल रहे थे। तो ये कौन सी हरकत थी? ये अपने आप को राजा घोषित करने की तो हरकत थी ना। जब हमारे वो सेंगोल को, जब उन्होंने सत्ता हस्तांतरण हुआ था, सेंगोल को रखवा दिया गया था, म्यूजियम में रखवा दिया गया था कि ये हमारे राजे रजवाड़े नहीं चलेंगे, अब लोकतंत्र का शासन चलेगा। लेकिन उस सेंगोल को दोबारा वापस निकाल के लाए, क्योंकि उससे पहले महारानी का आपने देखा था ना, महारानी के वो डेथ होने के बाद उनके जो बेटे की ताजपोशी हुई थी, तो उसमें वहां पे भी वो इसी तरह का एक सेंगोल लिया गया था। उससे इंस्पायर होकर मोदी जी भी आ गए, फटाफट अपना सेंगोल लेके चल दिया अपने आप को राजा घोषित करने के लिए। लेकिन जहाँ राजा जो है वो जनता होती है। क्या देश में डर का माहौल है पूरी तरह? आपको नहीं लगता क्या? कहाँ डर का माहौल है? कहाँ डर का माहौल नहीं है, बता दीजिए। हाँ, कहाँ डर का माहौल लीजिए। आप सत्ता पक्ष के खिलाफ खुल के बोल के देख लीजिए। आप अंदर जाएंगे, आप अंदर जाओगे, आप उठा के बात करो। आप सत्ता पक्ष के खिलाफ, उनके सत्ता पक्ष के जो लोग अत्याचार कर रहे हैं उनके खिलाफ आप आवाज उठा के देख दीजिए। आप अंदर जाएंगे, सिर्फ एक दिल्ली को छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी दिल्ली अभी तक काफी हद तक सुरक्षित है इस मामले में। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ के जो भी हरकत होगी वो दूर तक जाती है। लेकिन दिल्ली को छोड़ के आप कहीं भी चले जाइए, बिहार चले जाइए या उत्तर प्रदेश चले जाइए या मध्य प्रदेश चले जाइए, वहां आपको ऐसी ऐसी हरकतें दिखेंगी, आप आवाज नहीं निकाल सकते। अभी आपने देखा था राजस्थान में एक दलित को घोड़ी चढ़ने के लिए मना कर दिया गया था और 2 थानों की पुलिस लगी थी उसे घोड़ी चढ़वाने के लिए। 2 थानों की पुलिस इकट्ठी हुई, तब जाके वो व्यक्ति घोड़ी चढ़ पाया। तो क्या ये डर का माहौल नहीं है? बता दीजिए। लगातार आप यूपी की घटनाओं पर नजर मारिए, यूपी की घटनाओं में आपको दिखेगा कि डर का माहौल नहीं है। आप सत्ता पक्ष के खिलाफ बोल के देख लीजिए। आप भी पत्रकार है ना, एक दिन जाके वहां पे मिड डे मील की कवरेज कर लीजिए। जब आप सूखी रोटी और नमक के साथ रोटी खाते हुए बच्चों को दिखाएंगे ना, अगले दिन आप जेल के अंदर होंगे। और झूठ नहीं बोल रहा, ये बात सच्ची है। जिस पत्रकार ने बात उठाई थी, आपको याद है ना, उस पत्रकार को जेल में डाल दिया था कि शासन के खिलाफ जो दुष्प्रचार कर रहा है। याद है ना आपको, मिड डे मील की जब उसने उठाई थी, ये मुद्दा उठाया था। अंकिता भंडारी हत्याकांड आपको याद है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था, उसकी आवाज उठाने के लिए उसके माता पिता जो है उन्होंने न्याय की आवाज उठाने के लिए धरने पे बैठे। उनका साथ एक आशुतोष नाम के पत्रकार ने दिया। उस पत्रकार को पुलिस उठा के ले गई और उसके कपड़े उतरवा के सिर्फ अंडरवियर में उसे घुटनों में बैठा के उसकी फोटो खींची गई और वो सर्कुलेट करी गई। कसूर क्या था उसका? पीड़ितों का साथ दे रहा था वो। अंकिता भंडारी के हत्याकांड में अभी तक उसके लोगों को सजा नहीं मिली। अभी तक तो एक्यूज ही तय नहीं हुए कि वास्तव में अभियुक्त थे तो थे कौन। तो आप बताइए, डर का माहौल है या नहीं है? अखिलेश यादव है, प्रियंका गांधी बार-बार संभल का जिक्र ऐसा क्यों करे? क्या राजनीति छिपी है? संभल में कोई राजनीति नहीं छिपी जी। 5 लोगों की जान गई है, सीधी सी बात। मैं तो इसको जान जाने के तरीके से देखता हूँ, मैं इसे राजनीति के तरीके से नहीं देखता। अब संभल की आप घटना का जो मैं पहले भी कई बार इसका वो दे चुका हूँ, डेफिनेशन आपको दे चुका हूँ। हुई कैसे? आकार कब ली? 20 तारीख को पोलिंग थी। पोलिंग में इनको कहीं से कहीं उम्मीद नजर नहीं आ रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगले 3 दिन में जब हेरा फेरियां हुई, सब कुछ हुआ और तमाम ऐसी घटनाएं आकार लेके गई जिसका इन्होंने इलेक्शन के बाद जवाब देना था। 23 तारीख को काउंटिंग होते ही अगले दिन 24 तारीख को सुबह पौने 7 बजे, पौने 6 बजे संभल की घटना आकार लेगी। अब उस घटना के पीछे सारी चीजें छिप गई। सबसे बड़ी राजनीति क्या हुई? बहराइच का मुद्दा छिप गया। उसके बाद बरेली में जो 15 बच्चे जल के मरे, उसका मुद्दा छिप गया। कुंदर की विधानसभा में 65% मुस्लिम वोट होने के बावजूद भी कुंदर की विधानसभा सीट बीजेपी का कैंडिडेट जीता है, 2.25 लाख वोट लेकर, वो मुद्दा छिप गया। कितनी बड़ी हेरा फेरी हुई। राजापुर मीरापुर विधानसभा में बकायदा पुलिस वालों ने पिस्तौलें दिखाई, वोट डालने नहीं जाने दिया।
वो मुद्दा छुपा है इसके पीछे। नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र का मुद्दा जो है, नांदेड़ लोकसभा में जीता कांग्रेस का कैंडिडेट है लोकसभा में 5.5 लाख वोट लेके, लेकिन उसी के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा सीटों में 6 के 6 बीजेपी के कैंडिडेट जीत जाते हैं और वोट उनका टोटल मिलता है कितना, 4.5 लाख वोट। कैसे हेराफेरी हुई भाई? एक ही जनता जो है, सांसद आपको देखना चाहती है, विधायक इन 6 लोगों को चुनेगी, 1 सीट पे हो जाएगा, 2 पे हो जाएगा, 3 पे हो जाएगा, ऐसा कैसे होगा? महाराष्ट्र का मारकड़वादी गांव जिसमें सारा का सारा वोट जो है कांग्रेस को जाता है और उनके वो गांव से 0 वोट कांग्रेस को गया। अब उन्होंने कहा कि ये गलत है, हम इस पे मॉक पोल कराएंगे। उन्होंने कहा इसी अगले दिन ही कि हम बैलेट पेपर पे चुनाव कराएंगे। जिस दिन उन्होंने ये घोषणा करी उससे 1 दिन पहले जो है वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया। ये सारी घटनाएं छुपा दी ना, तो संभल का राजनीतिकरण इस तरह से हुआ है और किसी तरह से नहीं आप हो। क्या चाहते हैं, अगर ये दंगे हुए हैं या बच्चे जल कर मरे, क्या उन्हें भी मोदी जी या योगी जी उठाते? विपक्ष का काम नहीं था? मोदी जी नहीं उठाते, मोदी जी का मुद्दा उठाना नहीं होता। एक चीज होती है, जो राजतंत्र के जो हेड होते हैं उनसे अपेक्षा करी जाती है कि संवेदना के 2 शब्द कहेंगे। आप ये देखिए कि बरेली में बच्चे 15 जल के मर जाते हैं और अगले दिन मोदी जी, हमारे योगी जी सभा कर रहे होते हैं, भाई आने वाले मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए कमर कस लो। उनके मुंह से एक भी शब्द संवेदना का सुना आपने? से विपक्ष हो, बहराइच का मुद्दा तो नहीं उठाया उन्होंने? बहराइच का मुद्दा सबने उठाया, किसने नहीं उठाया? बहराइच में भी जो भी हुआ वो भी गलत हुआ। बहराइच के मुद्दे के क्यों नहीं उठाया? कहाँ आप कहते हो कि बहराइच का मुद्दे ने? बहराइच का जो मारा गया राम गोपाल मिश्रा, उसके लिए सांत्वना के शब्द दिए गए और उसमें शासन प्रशासन ने 5 लाख का उसे 10 लाख का मुआवजा देने की घोषणा करी, 1 नौकरी देने की घोषणा करी उसके परिवार को और मकान देने की घोषणा करी। ये शासन द्वारा किया गया। अब मुद्दा संभल पे क्यों उठा? मारे गए तो संभल में भी 5 लोग हैं, उन 5 लोगों के लिए बता दीजिए कोई 5 रुपए का भी मुआवजा घोषित हुआ है? नहीं होगा। लेकिन बहराइच में किसी नेता ने जाने की कोशिश नहीं की। संभल में बार बार चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी, तमाम नेता संभल ही जाना चाहते हैं। बिल्कुल जी, बात सही है। जब शासन प्रशासन ने बहराइच मुद्दे को देखा और बहराइच मुद्दे पे उन्होंने उसके लिए नौकरी की घोषणा कर दी, 10 लाख का मुआवजा घोषित कर दिया, उसके परिवार को मकान देने की घोषणा कर दी, यही सांत्वना दी जाती है शासन प्रशासन के द्वारा। ठीक है जी, बात पूरी होगी। अब संभल का मुद्दा जब उठाते हैं, संभल में 5 लोग मारे जाते हैं, लेकिन शासन प्रशासन के मुंह से एक भी आवाज नहीं निकलती, 5 रुपए की भी घोषणा नहीं होती। वो मुआवजा तो दूर की बात है, उनके बाकायदा चिन्हित करके उनके घर और ढाए जाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। चल रहा है ना, जो अपराधी हैं उनके ऊपर बुलडोजर किस हिसाब से आप चला सकते हो? बुलडोजर कानून की तो व्याख्या भी सुप्रीम कोर्ट ने भी करी थी कि आप कैसे कह सकते हो कि जिस दिन कोई अभियुक्त बनता है अगले दिन उसका घर अवैध कैसे हो जाता है। पिछले कई सालों से आप ऐसे सो रहे थे, लेकिन कानून को भी प्रशासन ताक पे रख के चल रहा है। अभी मैं आपको अटोला मस्जिद का उदाहरण देता हूँ, जालौन मस्जिद का। वहां पे अभी 13 तारीख का जो है वो मामला जो है उसमें हाईकोर्ट में लंबित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 13 तारीख को उसकी सुनवाई थी, आज 13 तारीख आज सुनवाई थी, लेकिन 2 दिन पहले उस पर बुलडोजर चला दिया गया। 2 दिन पहले शासन प्रशासन की पूरी अनदेखी कर दी, उन्होंने अनदेखी कर दी, चाहे वो कोर्ट का ऑर्डर है चाहे किसी भी चीज का ऑर्डर हो। तो ये बदमाशी नहीं है तो और क्या है ये? लेकिन कोर्ट ने कहा था कि यूपी पुलिस और डीजीपी याद रखें कि हम ऐसा कानून पारित करेंगे, आप याद रखें, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की कार्रवाई कहाँ तक सही है? बिल्कुल कहा गया था, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? मौखिक टिप्पणियों का जो है कोई औचित्य नहीं होता जब तक आप उसे लिखित रूप में नहीं लेके आते। आप मौखिक रूप से कहते हो भाई सामने वाली बिल्डिंग मेरी है, क्या कोई मान लेगा? आप लिखित रूप में जब उसका प्रमाण लेके आओगे, लिखित आपके कागज पत्तर होंगे तभी तो माना जाएगा। अभी मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। पिछले हमारे दिवाली से पहले यहाँ पे दिल्ली में पटाखे बैन करने की हमारे गोपाल राय जी ने घोषणा कर दी। अब वो घोषणा उन्होंने कर दी जी पटाखे बैन करेंगे हम दिवाली पे। ओके, यहाँ जामा मस्जिद के आसपास होलसेलर सारे हैं, लेकिन वो फिर भी पटाखे बेचने में लगे हुए थे। क्यों? जब उनके पास वो बंद कराने का, उन्होंने कहा भाई साहब आदेश कहाँ है? लिखित का आदेश दिखाओ। लिखित का आदेश तब तक पारी नहीं हुआ था। लिखित का आदेश पारी हुआ दिवाली से 13 दिन पहले। जब लिखित का आदेश आया तब जाके उनकी दुकानों पे जो ताला डाला। तो जब तक आपके पास लिखित नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते ना। आपके घर पे कोई आ जाता है आपको गिरफ्तार करने, आप मांगो को सही वारंट कहाँ है भाई, मेरा गिरफ्तारी कहाँ है, किस मुद्दे पे है, मौखिक तौर पे थोड़ी आपको उठा लिया जाएगा। तो जब तक अगर सुप्रीम कोर्ट जो है लिखित नहीं देगा तब तक इन मसले में कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर विपक्ष के नेता संविधान को उठाते हैं दिक्कत नहीं है, मोदी जी अगर चूम लेते हैं बहुत दिक्कत है। बिल्कुल दिक्कत नहीं है जी, मोदी जी संविधान को चूमे, बिल्कुल अच्छे, संविधान की इज्जत भी तो करें। वो संविधान को तो सुबह से शाम तक तार करते हैं, वो संविधान नहीं। जैसे आज प्रियंका गांधी जी ने कहा कि वो मनु का विधान चलाना चाहते हैं, संघ का विधान चलाना चाहते हैं। हकीकत है इस बात को आप ये देख लीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी थी और सुप्रीम कोर्ट 1991 का वर्शिप एक्ट पारित हो गया था, तो उसके बाद फिर इन लोगों ने फिर क्यों एक्सेप्ट करी वो चीजें? क्यों उसके अगेंस्ट क्यों मंदिर मस्जिद के मुद्दे उठाए? अगर वर्शिप एक्ट के लिए याचिकाएं डाली गई तो वो एक्सेप्ट, उसके लिए जिम्मेदार सरकार है। और कौन है? सरकार नहीं है तो और कौन है? बता दीजिए ना। क्या जज साहब सरकार के अंडर में नहीं आते? क्या सरकार उन्हें पैसा नहीं देती? क्या उन्हें तनख्वाह नहीं देती? क्या उनके लिए, क्या उनके जिम्मेदारी की बात? शर्मा जी आप बात काट रहे हैं, बाकायदा संविधान के हिसाब से भी एक कोर्ट ऐसा है जो बिल्कुल आजाद है कुछ भी करने के लिए। हाँ बिल्कुल आजाद है कुछ भी करने के लिए। भी आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब को सुना होगा ना, कठमुल्ला है ना, आजाद है, वो तो बोल सकता है। ये बहुसंख्यकों का देश है तो बहुसंख्यकों की ही चलेगी। कुछ कठमुल्ला किस्म के लोग होते हैं अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। क्या उन्होंने संविधान की व्याख्या करी? संविधान में कठमुल्ला शब्द भी नहीं है, संविधान में धर्म विरोधी शब्द भी नहीं है। साफ साफ संविधान में शब्द है धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राज्य की स्थापना। क्या उन्होंने धर्मनिरपेक्षता रखी? वो तो संवैधानिक पद पे हैं, जज साहब हैं, मुझसे ज्यादा कानून जानते हैं। क्या उन्हें ये शब्द इस्तेमाल करने चाहिए थे? जब जजों के दिमाग में, मैंने तो कई बार कहा है, जुडिशरी में भी दीमक लग चुकी है। अब आपको दीमक लगनी दिखती हुई साफ नजर आ गया ना, ये दीमक है या नहीं है? क्या एक हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जिन्हें कहा जाता है, जस्टिस कहा जाता है, जज साहब कहा जाता है, माननीय जज साहब कहा जाता है, क्या उनके मुंह से ऐसे शब्द सुनना अच्छी बात है? और अब हवाला दिया जा रहा है कि जो अपनी पब्लिक है वो तो अपनी ओपिनियन कहीं भी रख सकते हैं। उन्होंने सीट पे बैठ के थोड़ी ये बात करी,
कैसे नहीं भाई साहब, जब आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी पे आप हो, आप पब्लिक में भी नहीं जा सकते, आप नहीं कह सकते इस बात को जब आप एक संवैधानिक पद पे हो और वो भी जज साहब हो, तो आप उनकी मेंटेलिटी खुद ही समझ सकते हैं कि उनके फैसले कितने पक्षपातपूर्ण और द्वेषपूर्ण होंगे। लेकिन चाहे साधु हो, संत हो और जो नेता हो और जो कई तमाम अधिकारी भी ऐसे हैं जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो कटमुल्ला है उनसे खतरा है तभी बोलते हैं? किस किस्म के कटमुल्लाओं से खतरा है साहब? मैं बार बार यही बात पूछता हूँ, किस किस्म के कटमुल्लाओं से खतरा है? अगर कटमुल्लाओं से खतरा है तो जो अपने आप को कट्टर कहने वाले हिंदू होते हैं, खतरा तो उनसे भी है। जो गाय की रक्षा के नाम पे लोगों को मार देते हैं, जला के मार देते हैं, खतरा तो उनसे भी है। क्या खतरा नहीं है उनसे, ये बता दीजिए आप। जो बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं और बाद में उनके सारे के सारे कनेक्शन बीजेपी से निकलते हैं, क्या वो लोग देश के लिए खतरा नहीं है? क्या मोनिंदर सिंह पंदेर और सुरेंद्र कोहली जैसे लोग देश के लिए खतरा नहीं है? 28 से 30 बच्चियों का उन्होंने जो है बलात्कार करके, बच्चों का बलात्कार करके उनके साथ उनके मांस अंग जो है काट काट के और कुकर में पका के खा गए थे, क्या ऐसे लोग देश के लिए खतरा नहीं है ना खतरा? हर किस्म के लोग खतरा है। अगर थूक मिला के रोटी बनाने वाला देश के लिए खतरा है, तो रीना जैसी लोग जो अपने पेशाब मिला के उनको आटा मान के रोटी खिलाते हैं, ऐसे लोग भी तो देश के लिए खतरा है ना। बात करो साहब, दोनों तरफ की करो, जो खतरा है उसे दूर करो, हम साथ हैं। खतरा जिससे भी हो हम साथ हैं। आप कानून पे हिसाब से कार्रवाई तो करो। आपने उनको क्यों नहीं रोका जब आप बहराइच के मुद्दे की बात उठाते हैं?